हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अंकुर वबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का भूगोल। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 क्या था आपका? भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस पर हमने वीडियोस देख लिए थे कि प्लानिंग कैसे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास कैसे करें। ये सारे वीडियोस हम देख चुके हैं, चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न क्या होंगे। क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब क्रिया जो होती है उसको विकसित करने की प्रक्रिया है ना, प्रोसेस ऑफ एक्ट क्या कहलाएगा? मतलब आपको जैसे आपने अब क्या कह रहे हैं, क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया, एक प्रोसेस क्या होगी जिसमें जैसे आपको देखते होंगे कि घर वाले आपको बोलना सिखाते हैं। जब छोटे सिखाते बोलना कि नहीं सिखाते? घर वाले आपको खाना खाना सिखाते हैं। तो क्या ऐसे डायरेक्टली जैसे आप बोले कि अभी कुछ मत करो, बोले सीधा 5 साल का हो जाएगा, उठा के रोटी ठूस देंगे मुंह में, बोले चबाने लगेगा, ऐसा हो जाता क्या? धीरे धीरे सिखाते ना, बोले थोड़ा सा खा ले, फिर तुतला तुतला के बोल बोल के खिलाते हैं, थोड़ी थोड़ी बुलवाते हैं, ऐसे कर करके आपको क्या करते हैं, कुछ कुछ सिखाते हैं। तो क्या ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि अचानक से हो रहा, आए बोले अरे नहीं लड़का 2 साल का हो गया, बोले ठूस दे मुंह में, रोटी चबाना स्टार्ट करेगा? धीरे धीरे खिलाते ना, एक प्लानिंग होती है ना, बोले नहीं अभी छोटा सा टुकड़ा ही खिलाना, थोड़े से दाल चावल खिलाना, थोड़ा सा बुलवाना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप 2 साल के और पकड़ा दी संस्कृत की किताब की, बोले बांचना स्टार्ट करो, ऐसा होता है? नहीं होता ना। धीरे धीरे पापा मम्मी चाचा ये कहलवाते, धीरे धीरे फिर आप आगे आते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो ये क्या है? ये सारी क्रियाएं हैं, ये सारे एक्ट हैं, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। और ये सारी क्रियाओं को कैसे कर रहे हैं? एक सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं और एक प्लान के तहत कर रहे हैं। मतलब प्लान कैसा? उसको कोई पेपर पर लिख कर बैठ के बनाते नहीं है कि पापा सुबह से बैठ गए, बोले आज बेटा से 3 बार मम्मी कहलवाएंगे, 2 बार पापा कहलवाएंगे, फिर वो धीरे से बोलने लगेगा। एक प्रोसेस हो जाती है ना ऑटोमेटिकली कि धीरे धीरे दिन में कोई कहता है कि बोलो, खिलाते खिलाते बुलवाते हैं, फिर आपको जब खिला रहे हैं उस टाइम खाना भी थोड़ी सा खिलाते हैं एक एज के बाद। तो अब ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि अब ये एक प्लान है, अपने आप में एक प्लान है, ये सबके साथ होता है, हर एक बच्चे के साथ होता है, भारत भर में या दुनिया भर के जो बच्चे हैं सबके साथ ये ऐसी चीजें होती हैं। किसी के यहाँ कुछ अलग तरीके से, किसी का खाना पीना अलग है, बोलने के तरीके अलग है, तो सबके यहाँ ये होते हैं। तो क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस हो गई। ये क्या हो गई? एक प्रोसेस हो गई। जब बच्चा छोटा है तो 0 से लेकर 5 साल तक की अपनी एक प्रोसेस जाती है। फिर आप स्कूल जाते हैं तो वहां अपनी एक प्रोसेस चलती है कि कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो क्या हो गई? अब क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो वो कहलाएगी आपकी, उसको क्या कहा जाएगा? नियोजन, है ना। क्या कहलाएगी? उसको प्लानिंग कहा जाएगा। सब कोई, हर एक माँ बाप सोचते हैं कि हम कैसे सिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है, तो प्लानिंग कहलाई। अब अगला प्रश्न आता है, टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? ना, टाटा एंड बिरला के द्वारा जो मुंबई प्लान बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 4 ऑप्शन है, 1945 में, 1952 में, 1956 में और 1936 में। कब बनाया गया था? तो ऑप्शन क्या है? 1945 में। मुंबई प्लान के नाम से या मुंबई योजना के नाम से जाना जाता है, 1944 में बनाई गई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हो जाती है? वायु परिवहन कब से चालू होता है? 2001 में, 1911 में, 1921 में और 1932 में। कब से वायु परिवहन स्टार्ट हुआ? तो 1911 से वायु परिवहन, मतलब वायु की सेवाएं भारत में स्टार्ट हो जाती है ना, वायु परिवहन सेवाएं भारत में स्टार्ट हो जाती है। कब से? 1911 से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया है? किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को, मतलब क्या है? एग्रो क्लाइमेट प्लान को, है ना, क्या हो गया ये? एग्रो क्लाइमेट। तो एग्रो क्लाइमेट प्लान को कब से आरंभ किया गया है ये बताना है ना। तो 1988 है, 1974 है, 1966 है और 1992 है। तो कब से कहा गया है? तो कब से? 1988 से, 1988 से कृषि जलवायु योजना का आरंभ किया गया है। अब योजना आयोग की स्थापना कब की गई है हमें बताना है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हो जाती है? तो आप देखेंगे यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन कौन से? 14 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1948 और 15 मार्च 1951। तो इनमें से कब स्थापना हो जाती है ये हमें बताना है, कब स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हो जाती है। ये तो सही जवाब हो गया। इस दिन तो बन गई क्या आपकी? योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। ये क्या हो गया? इसकी स्थापना हो गई, ये तो बन गया योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन हो गई। योजना आयोग का काम क्या है? तो योजना आयोग का काम की अगर बात करेंगे तो आपसे पूछा गया तो आप बताएंगे कि ये क्या कार्य करता है। तो आप बोलेंगे इसके कार्य या इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर ये काम क्या करता है? ये योजनाएं बनाता है। क्या बनाता है? योजनाएं बनाता है।
अब आपसे कोई पूछेगा ये कैसी योजनाएं बनाता है, तो आप बोलेंगे पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। कैसी? पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है ना, 5 ईयर प्लान बनाता है। कैसे योजनाएं बनाता है? तो इसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, 5 ईयर प्लान इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। टोटल कितने 5 ईयर प्लान बने हैं? तो अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या बताएंगे? तो हम बोलेंगे कि टोटल 5 ईयर प्लान कितने बन गए हैं? तो टोटल 5 ईयर प्लान बन गए हैं अभी तक 12। कितने बन गए हैं? टोटल 12 5 ईयर प्लान बन गए। क्लियर? याद रहेगा ये। तो इसकी डेट याद हो गई, 15 मार्च 1950 हो गई। योजना आयोग हो गया। काम क्या हो गए? काम वगैरह हमने देख लिया क्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 1955, 1960, 1965 और 1961। इनमें से कब राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1965 में की गई। कब की गई? 1965 में की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसकी स्थापना कब करते हैं? जिसको आप एनडीसी भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या कहलाती है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन है वो 5 ईयर प्लान बनाता है। एनडीसी जो है वो प्लानिंग आपको क्या करते हैं? जो 5 ईयर प्लान है उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब इनकी जगह 5 ईयर प्लान की जगह कौन सा आ गया है? या योजना की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। तो कब स्थापना की गई एनडीसी की, राष्ट्रीय विकास परिषद की? कब की गई? अगस्त 1952 में। कब की गई? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1952 में इसकी स्थापना यहां पर की जाती है। क्लियर बात? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ग्रामीण सड़क विकास समिति का गठन कब किया गया? कौन सी? रूरल रोड डेवलपमेंट कमेटी, है ना, इसका गठन कब किया गया? ग्रामीण सड़क विकास समिति का गठन कब किया गया? 1990 में, 1991 में, 1997 में और 1999 में। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक बताना है कब किया गया। तो 1999 में किया गया। 1999 में इसकी स्थापना की गई है, इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। परियोजना समिति का गठन कब हुआ है ना, जो परियोजना समिति उसका गठन कब हुआ है? 1955 में, 1956 में, 1948 में या 1951 में। कब किया गया है? तो सही जवाब क्या है आपके सामने? 1956 में। कब किया गया है? 1956 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 4 ऑप्शन है, वर्ष 2005 से 10, 7 से 12, 2006 से 11 और 2009 से 13। चलिए अब आपको बताता हूं 5 ईयर प्लान निकालना कैसे है। आपको पहले वाला 5 ईयर प्लान याद रखना है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1951 में पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ है। तो अब कैसे याद रखेंगे? तो आप बोलेंगे सर याद रखने का तरीका यह है कि आपको एक डेट याद रखनी है, एक नंबर याद रखना है। क्या? 322। क्या याद रखना है? 322। इस नंबर को आप याद रखेंगे। 322 को जैसे ही हम डिकोड करेंगे, मतलब इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको हम 3 नंबर ले लेंगे। क्या क्या ले लेंगे? 3 नंबर। एक तो आ गया आपका 3, एक आ गया आपका 2 और एक आ गया आपका 2। 3 और 2 का मतलब क्या है कि शुरू के पहले 3 प्लान जो है वो रेगुलर चले और 3 साल का गैप आया, है ना, 3 साल का प्लानिंग कमीशन में ब्रेक आया, गैप आया। चलिए अगर अब आप देखें यहां पर 3 चले तो कब से कब तक चले गए? 1951 से 1956 तक पहला प्लान हो गया। 1956 से 1961 तक, है ना, कब तक? 1961 तक दूसरा प्लान हो गया। 1961 से 1966 तक तीसरा प्लान हो गया। ये हो गया ना, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 प्लान रेगुलर चल गए। अब कह रहे हैं 3 साल का ब्रेक आया। तो ब्रेक कैसे बता देंगे? ब्रेक अपर बता देंगे ऐसे कि 1966 से 67 का ब्रेक है, 1967 से 68 का ब्रेक है, 1968 से 69 का ब्रेक है। ठीक है। अब यहां पर अगला 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि 2 प्लान लगातार आए और फिर 2 साल का ब्रेक आया। ये यहां पर कहा जा रहा है। क्लियर? तो अब 2 साल का ब्रेक आया, ये 2 लगातार आए हैं, तो 1969 से चलेगा। 1969 से 19 क्या हो गया? 5 चलेगा तो 1974 और 1974 से कब तक जाना है? 1978 तक। आपको याद रखना है कि 5वें नंबर का जो 5 ईयर प्लान है वो केवल 4 साल चला था। ठीक है। अब 78 के बाद क्या हो गया? आपका 2 साल का फिर ब्रेक आ गया, ऐसा कहा गया है। तो 2 साल का फिर अपन ने ब्रेक लगा दिया। कब का? 1978 से 79 और 1979 से, है ना, 1979 से कब तक? 80 तक। ये अपन ने फिर लगा दिया। अब इसके बाद क्या है? अगले 2 का मतलब क्या हो जाएगा? तो अगले 2 का मतलब हो जाएगा कि फिर अब लगातार 2 साल फिर चलेगा। 1980 से, मतलब ये 6वां प्लान आ गया। 1980 से कहां तक? 1985 तक। और 7वें प्लान में क्या आ गया? 1985 से कहां तक? 1990 तक। फिर 2 साल का ब्रेक आ गया। मतलब क्या आ गया? ब्रेक का मतलब क्या हो गया? तो ब्रेक का मतलब हो गया
कि 1990 से लेकर 91 का एक ब्रेक है और 1991 से लेकर 92 का एक ब्रेक है। तो 7 प्लान तो ये हो गए। अब 92 में आएगा कौन सा आपका 8वां प्लान, क्या आएगा 8th नंबर का प्लान आएगा। तो 8th नंबर का प्लान कब से कब तक चला, तो 8th नंबर का प्लान चला 1992 से 97 तक। 9th नंबर का प्लान कब चला, तो 1997 से कब तक, 5 साल और जोड़ दो, 9 7 5 12 2002 तक। फिर 10th नंबर का प्लान कब तक चला, 2002 से 2007 तक। फिर 11th नंबर का प्लान कब तक चला, तो आप बोलेंगे 2007 से 12 तक। फिर 12th नंबर का प्लान कब तक चला, तो 2012 से 2017 तक। ये प्लान की डेट आ गई। अब इसमें देख लो 2005 से 10 वाली डेट कुछ आती है कि आपके बीच में नहीं आती है, ये खत्म। 2006 से 11 वाली कोई डेट आपके पास है क्या, कोई प्लान ऐसा है कि 2006 से 11 बिल्कुल नहीं चला। 2009 से 13 वाला कुछ है कि आपके पास बिल्कुल नहीं चला। तो आपके पास निकल कर तो आ गया ना, आपने डेट बस निकाल लिया, आपको नंबर याद नहीं रखना है। आपने निकाल ली कि आपका ये एंडिंग किस पर हो रही है, 11 पर कभी कोई खत्म नहीं हो रहा, 13 पर कभी कोई खत्म नहीं हो रहा, 10 पर कभी कोई प्लान खत्म नहीं हो रहा। तो आपको बताना है बचा कौन सा, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या होगी 2007 से 12। और हमने क्या निकाली है, हमने क्या निकाली, देखो ना, ये है ना 11वीं। तो ये याद रखेंगे, ये वाला नंबर आप याद रखेंगे 322, 3 लगातार 3 साल का ब्रेक, 2 लगातार 2 साल का ब्रेक, फिर 2 लगातार 2 साल का ब्रेक, उसके बाद रेगुलरली 12वें 5 ईयर प्लान तक जाना है, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा नीति आयोग, तो फिर प्लान काम नहीं करेंगे। क्लियर बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो ये आ गया, ये सही हो गया। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो बोलना भी यार इसमें इतना क्या सोच रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, हमको ये पता है कब लागू की गई है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हमें बताना होगा तो कब लागू की गई, ये है ना डेट 1951। पहले के अपने डेट भी निकाल लिए, कब से कब तक, 1951 से 1956 तक। और क्या है यहां पर, ये आ गए यहां पर, बस अपन ने सही मार दिया। क्या है ये, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अपन मान लेंगे, ये क्लियर आंसर सही हो जाएगा। तो यही आंसर सही होगा 51 से 56। कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास विचारधारा पर बल देती थी, दूसरी, चौथी, 5वीं और 8वीं। तो इसका सही जवाब क्या है, चौथी। अब चौथी कौन सी है, चौथी वाली का अगर हम देखें तो चौथी कौन सी है, ये है 1969 से, कौन सी, क्या कहते हैं इसको, 1969 से, ये वाली 1969 से 74 वाली। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगी इस टाइम पर, और ये 69 74 आप ये देख पा रहे हैं, चौथी वाली को यहां कहा गया। क्लियर। अगला, एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की है। एम विश्वेश्वरैया एक बहुत बड़े इंजीनियर थे भारत के, उन्होंने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की, 1836 में, 1936 में, 1944 में और 1926 में। कब प्रकाशित की, तो 1944 में इनके द्वारा ये 10 वर्ष का प्लान प्रकाशित किया गया था। सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप या उपयुक्त सभी। तो क्या है, तो अब देखें कि सर्विस सेक्टर के अंदर लगभग सभी चीजों को शामिल किया गया है, कि सभी चीजें लगभग सभी में, सेवा क्षेत्र जो है वो लगभग सभी में शामिल हो जाता है। सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया है, 9वीं में, चौथी में, तीसरी में और पहली में। कौन सी में रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो 9 नंबर के 5 ईयर प्लान पर रखा गया है। 9 नंबर का 5 ईयर प्लान कौन सा है, आपको याद करना है तुरंत कि 9 नंबर का कौन सा है। तो ये आया 9 नंबर का, याद है कि नहीं, ये आया 9 नंबर का कौन सा, 1997 से लेकर 2002 के बीच में, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 9 नंबर का प्लान हो जाता है। क्लियर। रोजगारों की संख्या 2000 में कितनी हो गई, संख्या मतलब सन 2000 में कितनी हो जाती है, 30 करोड़, 30.3 करोड़, 33.3 करोड़, 39.7 करोड़, 37.9 करोड़। तो कितनी हो जाती है, 37.9 करोड़। इतने रोजगारों की संख्या हो जाती है 2000 में। प्रादेशिक असमानता का कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, जनसंख्या घनत्व अंतर, सरकारी नीति है, इनमें से सभी। तो प्रादेशिक असमानता का अंतर जो है वो लगभग सभी। एक तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, जो प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है, अलग अलग तरीके से, कहीं पर सोना ज्यादा है, कहीं पर कोयला ज्यादा है, कहीं पर तांबा ज्यादा है। और जनसंख्या घनत्व में अंतर, आप देखें कि गंगा यमुना के मैदान में आपको जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलेगा, जबकि राजस्थान में आप देखें तो घनत्व कम मिलेगा। और साथ ही साथ सरकारी नीतियां भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। पारिस्थितिकीय विकास की प्रमुख अवधारणा है, ये बताना है पारिस्थितिकीय विकास की प्रमुख अवधारणा कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्राकृतिक संसाधन का असमान वितरण,
समन्वित पारिस्थितिक विकास, सतत पारिस्थितिक विकास, या इनमें से सभी। तो क्या सही जवाब होगा इसका? तो सही जवाब क्या है? चारों जो है पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा किस पर आधारित है? क्यों कर रहे हैं हम इकोसिस्टम को डेवलप? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका समान वितरण है, समन्वित पारिस्थितिकी विकास है ना, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का डेवलपमेंट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ITDP है ना, इसको क्या लिख देंगे आप ऐसे, ITDP क्या है ये बताना है। समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। क्या है? तो यह समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है ना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो गया? ITDP का मतलब I फॉर इंटीग्रेटेड, T फॉर ट्राइबल, D फॉर डेवलपमेंट, P फॉर प्रोग्राम। तो ये किसका हिंदी हो गया? इसका हिंदी हो गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है हरियाली प्रोजेक्ट? तो वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? तो वायु और जल दोनों से संबंधित है ये हरियाली प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? चार ऑप्शन है, प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन या सेवा। किन में मतलब दिल्ली जो है, कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो किसमें करता है? सेवा। और सेवा को खास तौर पे अगर आप देखें तो हम तीन कैटेगरी बांटते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सेवा को किस पर डालते हैं? खास तौर पर तीसरा। इसके अलावा इसका चौथे, पांचवें भी काम हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी ये लगता है तो वहां पर भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये तृतीय सेक्टर हो गया। सतत पोषण विकास की के दृष्टिकोण है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? दोनों, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण, ये दोनों सतत कोष्ठी विकास के दृष्टिकोण है। भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? आपको बताना। जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में। ये केस स्टडी हमने करी थी कि भरमौर, आपने देखा था उनकी जलवायु कितनी विषम है, कितने परेशान होते थे। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, किससे है प्रादेशिक नियोजन का संबंध? आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, जल परिवहन, जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो इनमें से क्या सही होगा वो आपको बताना है। क्या सही होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। योजना आयोग ने कब देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावी जिलों के रूप में करी है? 1960 में, 1967 में, 1969 में, 1971 में। कब की है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1967 में की है। कब की है? 1967 में की है। अगला, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? चार ऑप्शन है, बीकानेर नहर के नाम से, जैसलमेर नहर के नाम से, जोधपुर नहर के नाम से और राजस्थान नहर के नाम से। किस नहर के नाम से इसको जाना जाता था? सही जवाब बताना है। तो क्या कहलाती थी? राजस्थान नहर के नाम से। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है? हरियाली, नीरू मीरू, अरवरी जल संसद, या इनमें से सभी? कौन जल संभरण प्रबंधन, जिसको वाटर साइड मैनेजमेंट कहते हैं, तो किससे संबंधित है? वाटर मैनेजमेंट से। तो क्या है? तो सभी है, हरियाली है, नीरू मीरू है, अरवरी जल संसद है, ये सभी जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है। भरमौर जिला हमने बात करी कि भरमौर जनजाति की बात करी, तो भरमौर जिला कहां मिलेगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। जनजाति हमने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले देखी थी, तो जनजाति हिमाचल में मिलेगी, तो जिला भी कहां मिलेगा? हिमाचल में मिलेगा। क्लियर बात? अगला, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना कहां पर है? तो पहले तो आप ये जान लो कि सरदार सरोवर परियोजना आपको मिलेगी कहां पर? गुजरात में। कहां पर? गुजरात। और गुजरात में भी किस नदी के ऊपर आप देखेंगे तो एक नदी ऐसी बहती है, ये इस तरफ आ रही है नदी, है ना, ये डायरेक्शन मैंने बना दी कि इस तरफ आ रही है ये। और इसमें कई और छोटी छोटी नदियां भी मिलती चली जा रही हैं, कुछ छोटी नदियां यहां से मिल गई, ऐसे कुछ नदियां इसमें मिल जाती हैं, कुछ इनमें भी सहायक नदियां मिल जाती हैं।
अब ये नदी जो है, अगर इसके उद्गम स्थल की हम बात करें, ओरिजिन पॉइंट कहां होगा, तो यहां पर एक जगह आती है ना, यहां पर एक जो जगह है इसको क्या कहते हैं, अमरकंटक। कहां क्या कहते हैं इसको, अमरकंटक। ये कहां पर आ गया आपका, मध्य प्रदेश के अंदर आ गया। और बहते हुए ये कहां चली जाती है, ये कौन सी जगह आ गई, यहां पर कौन सा सागर आ गया, ये अरब सागर आ गया। खाड़ी की अगर बात करेंगे तो खंबात की खाड़ी आ गई। कौन सी खाड़ी आ गई, खंबात की खाड़ी आ गई। तो ये वाला इलाका आता है गुजरात में। नदी समझ गए होंगे कौन सी नदी की चर्चा कर रहे हैं, तो नदी कौन सी होगी, तो हम नदी की जो चर्चा कर रहे हैं कौन सी नदी है, नर्मदा नदी पर बात कर रहे हैं। तो गुजरात में जो जगह आएगी, यहां पर एक और स्थान आएगा, इसको कहेंगे भड़ूच। क्या कहलाएगा ये, भड़ूच। तो भड़ूच में ही यहां पर ऐसे बांध बना दिया गया, ऐसी दीवार खींच दी गई है, तो यहां पर पानी भर गया, तो यहां पर बांध बन गया। और धीरे धीरे पानी कैसे, यहां पर अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से पानी भरते चला जाता है, इस तरीके से पानी यहां पर भर जाता है। और यहीं पर क्या कर दिया गया है, इसी बांध का नाम क्या दिया गया है, ये जो दीवार बनाई गई है इस बांध का नाम क्या दिया गया है, इसको कहा गया है सरदार सरोवर। क्या कहा गया है, सरदार सरोवर। और यहीं पर एक मूर्ति लगा दी गई है बीच में, जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति लगाई गई। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर होगी। क्लियर हो गया यहां तक, कौन सी नदी होगी, नर्मदा नदी पर वो परियोजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। 4 पंचवर्षियां दी गई हैं, प्रथम पंचवर्षीय, चौथी, तीसरी, छठी, और इनके सबके मैंने नंबर निकालना, ईयर निकालना आपको बता दिया था। फॉर्मूला आपको याद होगा 322 करके अपन सारी पंचवर्षीय योजनाओं के ईयर जो है वो निकाल ले रहे थे, कब कब कौन सी चली है। तो गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, तो ये कब किया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है ना, 4th में इसको स्टार्ट किया गया है। सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है तृतीयक, चतुर्थक, पंचक और सभी, तो ये क्या है, सभी इसमें शामिल किए गए हैं, लगभग सबको शामिल कर लेंगे। थारू जनजाति भारत में कहां निवास करती है, थार के मरुस्थल में, छोटा नागपुर में, तराई क्षेत्र में या बुंदेलखंड में। तो कहां मिलेगी, तराई क्षेत्र में। थारू मतलब, तराई मतलब कौन सा हो गया, ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया। पहाड़ी क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि कैसा क्षेत्र हो गया, ये हिमालय के नीचे नीचे। अगर हम बात करें कि हिमालय कुछ ऐसा यहां से बना हुआ है, तो हिमालय मतलब कौन कौन से राज्य में आ जाएगा, तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर, फिर इसके बाद आप आ जाएंगे कि सर उत्तराखंड, फिर आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर नेपाल, नेपाल के बाद आप आ जाएंगे बोले अरुणाचल, अरुणाचल के साथ असम, ऐसे कुछ आप बता देंगे कि ये यहाँ फैला है। तो इस इन्हीं राज्यों के नीचे नीचे है ना, इन्हीं राज्यों के नीचे नीचे तराई क्षेत्र भी डेवलप हो गया है। यहाँ पर तराई क्षेत्र डेवलप हो गया है, इन्हीं राज्यों के अंदर आएंगे। तो अब इनमें अलग अलग जगह पर, अब नेपाल वाला इलाका तो हमारे पास है नहीं, नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों के अलग अलग नाम है, तो ये भूल जाओ आप यहां से लेकर यहां तक का। अब आपको बताया गया है कि कहां मिलेगा, तो अब ये थारू जनजाति थार के नाम से आपको नहीं बतानी है कि थार के रेगिस्तान में, मैदानी भाग में नहीं मिलेगी। जनजाति कैसी है, थारू जनजाति है पहाड़ी। कैसी जनजाति होगी, पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र से लगे इलाकों में पाई जाएगी। तो पहाड़ी क्षेत्र कहां आ गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और ये क्या हो गया, ये आपको साथ साथ नेपाल, भूटान में भी कुछ कुछ जगह मिलेगी। तो ये क्या, तराई क्षेत्र आ गया। तो कहां मिलेगी आपको, तराई क्षेत्र। क्लियर, तराई क्षेत्र क्या होगा, पहाड़ के बाद जो नीचे इलाका आता है, पहाड़ी क्षेत्र जिससे लगा होता है, वो तराई क्षेत्र कहलाता है। कभी मैदान जब अपन पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे मैदान कैसे बनता है, तो तराई क्षेत्र आपको क्लियर होगा। अगला प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और गुजरात से, किससे होकर जाती है, ये आपको बताना है। अगर आपने नक्शा देखा हो राजस्थान का, कुछ इस तरीके से नक्शा है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है ना, ऐसा राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो अब ये नहर कहां पर आ रही है, तो इस नहर की अगर आप चर्चा करें तो ये नहर आपको मिलेगी देखने को कहां, यहां पर एक नदी जाती है ना सतलुज, और यहीं पर एक ब्यास नदी, ये कहां पर, ऊपर पंजाब के आसपास। यहां पर एक जगह बना देंगे, इसको कह देंगे हरि के बैराज। क्या कह देंगे, हरि के बैराज। और इस हरि के बैराज से एक नदी निकाल देंगे, एक नहर निकाल देंगे, ऐसी ये नहर आ जाएगी। इसको क्या कहा जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। तो किस राज्य में ज्यादा देखने को मिल रही है, तो राजस्थान में मिल रही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्लियर है ना बात यहां तक की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है। खालिस्तान में पिछड़े क्षेत्र पर राष्ट्रीय समिति ने 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की है। 4 ऑप्शन है, 1980, 1981, 1982 और इनमें से कोई नहीं। तो किसमें की है ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं कि इनमें की गई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1981।
1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में सम्मिलित करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न नंबर 35, क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए योजना आयोग ने किस योजना उपागम को प्रस्तुत किया है? लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह, ये हमने पढ़े हुए थे। किसको किया है? लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह, ये दोनों हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। का और खा ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ये इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है जिनको हमने यहाँ पर हल किया, जिनको हमने यहाँ पर देखा कि भाई हम क्या क्या जो भी प्रश्न थे जिनके माध्यम से कुछ चैप्टर को भी हमने रिवाइज किया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस जो हमें जो कोर्स मिलता है, हम क्या क्या इसमें हमें फ्री मिलता है। तो आपको ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, ये सभी कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। तो अब बात आती है कि सर ये कोर्स कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स की एक वेबसाइट है और एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं, टाइप करें मैग्नेट ब्रेन्स, तो एप्लीकेशन मिल जाएगी। और वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें www.magnetbrains, तो हमारी आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर आपको जो कंटेंट है वो कोर्स वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, है ना, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको बड़े अरेंज फॉर्मेट में मिलेगा। बुक्स एंड ई बुक्स चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।